हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो ये एनसीईआरटी साइंस का वन लाइनर का सीरीज एक चला रहा है, जिसमें कि 2 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये तीसरा वीडियो है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे वो आप जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो जेएसएससी जेई हो, बीपीएससी जेई हो, एसएससी जेई हो, जितना भी इंजीनियरिंग या फिर नॉन टेक्निकल एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो। काफ़ी क्वेश्चन इससे जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम ग्रेविटी, इससे पहले हम ऑलरेडी ये सब चीज़ खत्म कर चुके थे, मैकेनिज्म। तो ग्रेविटी में हम लोग देखेंगे, पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑन द अर्थ। एस्केप वेलोसिटी अर्थ पे कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? ऐसा वेलोसिटी जिससे कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो ग्रेविटी फ्री हो जाता है, वो नीचे वापस आता ही नहीं, वहां पे ग्रेविटी जाके खत्म हो जाता है। तो वो होता है एस्केप वेलोसिटी। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से खींचते हैं तो वापस नीचे नहीं आएगा, तो वो उसका एस्केप वेलोसिटी होता है। तो अर्थ पे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे, इफ एन एप्पल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द ऑर्बिटिंग स्पेस क्राफ्ट, व्हाट विल बी इट्स स्पीड। ये पूरा एनसीईआरटी का 6 से 12 तक का पूरा एनसीईआरटी सार संग्रह है, ठीक है। उसी बुक का ये पीडीएफ है। इफ एन एप्पल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द ऑर्बिटिंग स्पेस क्राफ्ट, कोई अगर एप्पल जो है ऑर्बिटिंग स्पेस क्राफ्ट से गिराया जाता है, तो व्हाट विल बी इट्स स्पीड। तो इसका स्पीड जो होगा वो अलोंग विथ स्पेस क्राफ्ट होगा, और इट विल मूव एट द सेम स्पीड, उसी स्पीड के साथ वो भी मूव करेगा, एप्पल भी। वाई कैनॉट एस्ट्रोनॉट स्टैंड अपराइट इन ए वैक्यूम। कोई भी एस्ट्रोनॉट जो होता है वो सीधा क्यों नहीं खड़ा होता वैक्यूम में? क्योंकि वहां पे ग्रेविटी नहीं होता है, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, इसीलिए एस्ट्रोनॉट जो है स्टैंड नहीं हो सकते हैं अपराइट इन ए वैक्यूम। अब देखिए, द आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ डज नॉट फॉल ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगेंस्ट द ग्रेविटी। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ ऑर्बिटिंग करते रहता है, वो गिरता क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है ग्रेविटी के अगेंस्ट में, इसलिए वो नीचे गिरता नहीं है, ठीक है। स्पुतनिक फर्स्ट जो है ना, ये पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया गया था 1957 में रसिया के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द जियो सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। कौन सा फोर्स है जो कि जियो सैटेलाइट को सर्कुलर ऑर्बिट में रखता है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। विच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द जियो सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट? तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। बॉल पेन से जो हम लोग लिखते हैं ना, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे कि अगर आप पेन पेपर पे लिखते हैं नीचे में, तो वहां पे आप लिख सकते हैं, लेकिन आप दीवार पे लिखिएगा तो नहीं लिखाता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे नहीं लगता है। तो बॉल पेन वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल? तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। ए गर्ल इज स्विंगिंग इन ए स्विंग सेटिंग। स्विंग सेटिंग मतलब जैसे कि झूला होता है ना, घरों में जो झूला बना बैठने, ये जो झूलते हैं हम लोग, तो एक गर्ल है उस पर बैठ के झूला झूल रही है। अगर वो उस पर खड़ा होकर झूला झूले तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो उसका पीरियोडिसिटी जो होगा रिड्यूस हो जाएगा, धीरे धीरे दोलन करेगा, तो पीरियोडिसिटी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। गर्मी के दिन में क्या होता है? लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीज करता है, ठीक है। गर्मी के दिन में क्या होता है? एक्सपेंशन होता है, तो लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा। देन द पेंडुलम क्लॉक स्लो डाउन, तो पेंडुलम क्लॉक को स्लो डाउन होना पड़ेगा। वाइल इन द विंटर इट स्टार्ट रनिंग एट हाई स्पीड, लेकिन ठंडा में क्या होता है? हाई स्पीड से घूमेगा, ठीक है। अब देखिए, व्हाट विल बी द रिएक्शन व्हेन ए बॉल ऑफ आयरन एंड वुड ऑफ इक्वल वेट फॉल्स इन द एयर फ्रॉम द सेम हाइट। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे क्या बोला है कि अगर एक है आयरन का, लोहा का बॉल, एक है लकड़ी का बॉल, दोनों का इक्वल वेट है, सेम वेट है। अगर हम उसको सेम हाइट से नीचे की तरफ गिराते हैं और वहां पे एयर मौजूद है, तो दोनों क्या होगा? एक ही साथ नीचे पहुंचेगा, ठीक है। इक्वल वेट बोल रहा है। अगर अलग अलग वेट रहता तो अलग। देखिए यहाँ पे ये द वुडन बॉल विल फॉल लेटर, ये गलत लिखा हुआ है, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, अब इसको सुधार लीजिएगा। दोनों बॉल एक ही साथ नीचे गिरेगा, कि अगर अगर वेट इक्वल है तो। अगर वेट इक्वल नहीं रहता, जिसका वेट ज्यादा रहता वो पहले गिरता नीचे में।
लेकिन यहाँ पे वेट इक्वल है, इसलिए दोनों सेम गिरेगा नीचे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ है, वैक्यूम अगर बोल देता, एयर नहीं बोलता, तो चाहे भारी रहे चाहे हल्का रहे दोनों सेम ही नीचे गिरेगा। अगर वैक्यूम रहे अगर अगर एयर रहता, अगर ये भारी रहता तो ये पहले गिरता, लेकिन वैक्यूम में दोनों सेम में गिरेगा। यहाँ पे एयर बोल रहा है और दोनों का वेट सेम बोल रहा है तो सेम नीचे गिरेगा। ठीक है, नेक्स्ट, एट विच प्लेस ऑन द अर्थ इज द मास ऑफ ए बॉडी हैवियर। ठीक है, किस प्लेस पे अर्थ का जो मास है, मास ऑफ द बॉडी जो है, किस प्लेस, अर्थ के किस प्लेस पे किसी भी बॉडी का जो मास है वो हैवी होता है, तो पोल पे हैवी होता है। ठीक है, ये आपका पोल होता है, ये आपका इक्वेटर होता है, ये यहाँ पे पोल होता है, पोल पे हैवी होता है। व्हेन डज द वेट ऑफ द पर्सन इन द लिफ्ट फील द मोस्ट। जैसे हम लोग लिफ्ट में जाते हैं ना, ऊपर जाते हैं फिर नीचे जाते हैं, तो कब आपको ज़्यादा लगे कि मेरा वेट जो है ज़्यादा है? जब आप लिफ्ट में ऊपर की तरफ मूव करते हैं, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग और एक्सेलरेटेड अपवर्ड, तब आपको लगेगा ना कि ज़्यादा वेट है मेरा। ठीक है, पर्सन अपना ज़्यादा वेट फील करेगा वहाँ पे। व्हाट इज द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ जियोसाइक्रोनस सैटेलाइट। तो जियोसाइक्रोनस सैटेलाइट जो होता है ना, उसका पीरियड ऑफ रोटेशन कितना है? तो 24 आवर्स है। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का पीरियड ऑफ रोटेशन कितना है? 24 आवर्स है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आइए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन वेयर डबल, अगर डिस्टेंस अर्थ और सन के बीच का अगर हम डबल कर देते हैं, व्हाट वुड बी द force of gravity on the earth, what would be the force of gravity, what would be the force of gravity on the earth by the sun। तो देखिए ये फार्मूला होता है F इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अगर आप देखिए इसमें, अब क्या बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ये अगर डिस्टेंस डबल कर लेते हैं, मतलब आर का वैल्यू अगर हम डबल कर देते हैं तो 1/4 हो जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, तो 1/4 हो जाएगा। on what factor on what factor does the timeline of pendulum depends। तो length of pendulum पे जो timeline है वो depend करता है। if an object is dropped from the top, कोई भी object है जो कि टॉप से गिराया जाता है, then what will impact on its weight, weight पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, weight of the object will remain, क्योंकि mass into g होता है, आप टॉप से गिराइएगा तो कोई इफेक्ट, वेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट में, व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, इसको और बड़ा कर लेते हैं, व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ सडनली डिसअपियर। ठीक है, क्या रिजल्ट होगा जब ग्रेविटेशनल फोर्स को हटा दिया जाएगा पृथ्वी से? तो द वेट ऑफ ए ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ विल बी जीरो बट द मास वुड बी अनचेंज, मास वही रहेगा, मास में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो वेट है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि मास इक्वल्स टू वेट इक्वल्स टू मास इंटू जी होता है, जी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स को हटाने का बात हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी जो होगा सरफेस ऑफ अर्थ पे, एंड द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज और समझिए, यहाँ पे व्हाट इज द, व्हाई इज द लीनिंग पावर ऑफ पीसा नॉट फॉलिंग। जो लीनिंग टावर है ना पीसा का, वो गिर क्यों नहीं रहा है? क्योंकि जो वर्टिकल लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ टावर फॉल्स विद इन द बेस, जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो वर्टिकल लाइन है ना, वो आपके बेस में ही लाई कर रहा है। व्हेन वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स, जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, व्हेन वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, जी का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा। वाई डज ए पर्सन फील पुश्ड आउटवर्ड, कोई भी आदमी जो है वो आउटवर्ड पुश होता है वाइल स्विंगिंग ऑन ए साइक्लिक स्विंग ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। अगर दो वो स्टोन है, दोनों का मास डिफरेंट है, अगर हम उसको छत से गिराते हैं एक साथ में, बिल्डिंग के छत से, तो कौन सा स्टोन जो है पहले पहुंचेगा? तो बोथ स्टोन विल रीच द ग्राउंड टुगेदर, दोनों एक ही साथ नीचे पहुंचेगा। ठीक है, डिफरेंट मास है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहिए था, वैक्यूम में बोलना चाहिए था, क्योंकि अगर यहाँ पे बोल देगा कि आपका एयर में, मतलब एयर अगर प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? एयर में सबसे पहले होगा, एयर में सबसे पहले जिससे भारी होगा वो पहले आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, इफ टू स्टोन हो गया। नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज नोन एज ग्रेविटी। ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसी भी दो ऑब्जेक्ट में यूनिवर्स में, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं।
ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइज टू, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइज टू, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइज टू ऑल बॉडी इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल अप्लाइज टू ऑल बॉडी इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो आप ये फॉर्मूला पढ़े होंगे Gm1m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये फॉर्मूला से मास पे डिपेंड करेगा और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम उस पर डिपेंड करेगा। विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू ऑब्जेक्ट टू स्टे क्लोज टू ईच अदर, दो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे के क्लोज रहे, ये किस फोर्स, ये इसमें कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाता है, ठीक है। इसमें कौन सा फोर्स हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। देखिए, ग्रेविटी के वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द सन एंड अदर प्लैनेट्स, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन ऑलमोस्ट सर्कुलर एंड फिक्स्ड ऑर्बिट, ठीक है। मतलब ग्रेविटी के वजह से, सन ऑफ ग्रेविटी के वजह से और अदर प्लैनेट के, जितना भी प्लैनेट है ना वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है इन ऑलमोस्ट सर्कुलर एंड फिक्स्ड ऑर्बिट, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, ग्रेविटी ऑफ अर्थ के वजह से, एंड दैट ऑफ द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन ए सर्टेन ऑर्बिट, ये सब ग्रेविटी की वजह से हो पाता है। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से बिटवीन द सन एंड द मून एंड द अर्थ ग्रेविटी, द ओशियन ऑन द अर्थ गेट टाइड, ठीक है। जो ओशियन ऑन द अर्थ गेट टाइड्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। अब ये याद रखिएगा सर आइजैक न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, व्हाट काउजेज द टाइडल वेव इन द ओशियन, ठीक है। व्हाट काउजेज द टाइडल वेव, जो समुद्र में, ओशियन में जो टाइडल वेव आता है उसके वजह से क्या होता है, तो इट इज caused by the gravitational interaction between the sun, moon and earth on the ocean, ठीक है। तो ये इसके वजह से होता है। इफ द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेजिबल, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, एंड द पीस ऑफ वुड, आयरन एंड वैक्स ऑफ इक्वल साइज आर ड्रॉप्ड ऑन द अर्थ फ्रॉम द सेम हाइट, देन दे ऑल विल टुगेदर रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ। चाहे किसी भी मास का हो, अगर साइज इक्वल है, मास अलग अलग भी है, अगर हम लोग ऊपर से ड्रॉप करते हैं और एयर रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल है तो सब एक ही साथ नीचे पहुंचेगा। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लिस्ट ऑन, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना, ये इक्वेटर पे सबसे कम होता है, लिस्ट होता है, कम होता है। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटमोस्फेयर टू अर्थ, मतलब अर्थ में जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ के पास जो कैपेसिटी है एटमॉस्फेयर को होल्ड करने का, ये किसके वजह से होता है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ की वजह से होता है। टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मास फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ ए मून वुड हैव द सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, सेम वेलोसिटी होता है किसी भी इंस्टेंट पे। द वेट ऑफ ए बॉडी प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अर्थ, जो वेट ऑफ बॉडी होता है सेंटर ऑफ अर्थ पे वो 0 होता है। द स्टेट व्हेन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आर नॉट फेल्ट इज कॉल्ड वेटलेसनेस, अगर जो है ऐसा स्टेट आ जाता है जहाँ पे कि ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है, हम लोग को महसूस नहीं होता, वो क्या होता है, उस स्टेट को हम वेटलेसनेस बोलेंगे, वेटलेसनेस बोलेंगे, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन काउजेज, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना अर्थ और सन के बीच जो होता है, ये क्या करेगा, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये इसके वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन काउजेज द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, उसके वजह से रिवॉल्व होता है, ठीक है। अब देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity is
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। जो एक्सेलरेशन होता है ना ग्रेविटी के द्वारा, ये आपका सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होता है। द लेंथ ऑफ द डे डिपेंड्स ऑन, जो लेंथ होता है एक दिन का जितना लेंथ कैसे किस पे डिपेंड करेगा, स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, उस पे डिपेंड करता है। अर्थ जो होता है ना अपने एक्सिस के अबाउट में 24 घंटा में घूमता है तो एक दिन होता है, तो वही बोल रहा है कि लेंथ ऑफ डे जो डे डिपेंड करेगा स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। द वैल्यू ऑफ जी फ्रॉम गोइंग अप, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं या फिर नीचे की तरफ इनसाइड मतलब ग्राउंड के नीचे जाते हैं, तो जो जी का वैल्यू होता है वो डिक्रीज करता है, लेकिन डिक्रीज मोर, ज़्यादा डिक्रीज कब करेगा, जब हम ऊपर जाएंगे जितना कि नीचे जाए। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ जी फ्रॉम गोइंग अप और कमिंग डाउन इनसाइड द अर्थ डिक्रीजेज बट डिक्रीजेज मोर इन गोइंग अप देन इन कमिंग डाउन। इफ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, अगर अर्थ जो है वो रोटेट करना बंद कर दे तो द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर इंक्रीज कर जाएगा। द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर इंक्रीजेस, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, एज वन गोज अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, जैसे कोई भी है जो सरफेस के अर्थ के सरफेस के ऊपर जाता है, देन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ग्रेजुअली गोज ऑन डिक्रीजिंग, ग्रेजुअली गोज ऑन डिक्रीजिंग हो जाता है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज कब करता है, विथ इंक्रीज इन डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ये बोला गया है ना कि आप चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, चाहे आप अर्थ सरफेस के नीचे आए चाहे आप अर्थ सरफेस के ऊपर जाए, ठीक है, दोनों केसेस में क्या होता है, ग्रेविटी डिक्रीज करता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा डिक्रीज कब करेगा, जब वो नीचे आएगा तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा इफ़ यू ड्रॉप एन आयरन रॉड एंड फीदर। क्या बोल रहा है कि अगर आप एक आयरन का रॉड नीचे की तरफ गिराते हो और एक पंख जो फीदर होता है ना पंख नीचे गिराते हैं, दे विल फॉल एट द एग्जैक्ट सेम स्पीड बट आयरन रॉड रीचेज द अर्थ सरफेस फर्स्ट। जो आयरन वाला जो होगा वो पहले नीचे की तरफ आएगा। ये किसके वजह से होता है, रेजिस्टेंस ऑफ एयर के वजह से हो जाता है। ठीक है, अगर वैक्यूम बोल देता ना कि वैक्यूम है एयर नहीं है तो दोनों एक ही टाइम पे नीचे पहुंचता। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए मैन एंड द अर्थ इज, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो आदमी और पृथ्वी के बीच में उसका वेट होता है, हिज वेट होता है। ठीक है, अब आते हैं देखते हैं नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। which place in the universe, which place in the universe that have a strong gravity that even light cannot escape from it। मतलब देखिए ये क्या बोल रहा है, एक ऐसा भी प्लेस है जहाँ यूनिवर्स में जहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है और वहाँ पे अगर लाइट भी पास नहीं कर पाएगा, इवन लाइट कैनॉट escape फ्रॉम इट, लाइट भी उससे बच के नहीं जा सकता है, ये आपका ब्लैक होल्स होता है। which satellite having the same time period of revolution as that of the earth। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो होता है ना सेम टाइम पीरियड होता है as that of the अर्थ का जो होता है। the geostationary satellite revolves in the same direction the earth rotate west to east। the satellite having the same time period of revolution as that of the earth geostationary satellite हो जाएगा। the geostationary satellite revolves in the same direction as the earth rotate, मतलब वेस्ट टू ईस्ट होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, यार ध्यान दीजिएगा। अर्थ जैसे कैसे रोटेट करता है, वेस्ट टू ईस्ट करता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट इज डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर व्हेन इट ऑर्बिटिंग नियर द अर्थ सरफेस, तो रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा। ठीक है, ऑर्बिटल जो वेलोसिटी होता है सैटेलाइट का ये किस पे डिपेंड करेगा, when it is orbiting near the earth surface तो रेडियस ऑफ अर्थ पे करेगा। at what height geostationary satellites revolves around the earth from the earth surface तो 36,000 किलोमीटर हो जाएगा। मतलब किस हाइट पे जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है ना वो रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस तो 36,000 किलोमीटर पे। किस हाइट पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व्स करता है अराउंड द अर्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस तो 36,000 किलोमीटर हो जाएगा। द रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ इज मैक्सिमम एट, जो रोटेशनल मोशन होता है अर्थ का मैक्सिमम होता है नॉर्थ एंड साउथ पोल पे। ये आप ध्यान दीजिएगा। केपलर सेकेंड लॉ इज नोन एज, तो केपलर सेकेंड लॉ को लॉ ऑफ एरिया बोला जाता है। विच लॉ स्टेट्स दैट द ऑर्बिट्स ऑफ द प्लैनेट आर ओवल इन ए शेप, तो केपलर फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि जो ऑर्बिट्स होता है ना प्लैनेट का ये ओवल शेप में होता है।
ड्यू टू द शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ द पोल। जो पोल होता है ये आपका इक्वेटर हो जाएगा, ये आपका अर्थ सरफेस स्फेरिकल सरफेस का पोल हो जाएगा। ड्यू टू द शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, द ऑब्जेक्ट एट द पोल्स विल हैव मोर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स बाय द अर्थ, सो इट्स लोड ऑन द पोल विल बी हायर देन एनी अदर प्लेस ऑन द अर्थ। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। फार्दर अवे ए प्लैनेट इज फ्रॉम द सन, फार्दर अवे ए प्लैनेट इज फ्रॉम द सन, farther away from the planet away from the planet sun is the longer it takes it to orbit the sun once। ठीक है। if gravitational constant is decreasing with time, अगर gravitational constant जो g का वैल्यू है वो डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ में, then what will remain unchanged in a case of satellite orbiting around the earth। तो aerial velocity जो होगा वो क्या होगा, विल रिमेन अनचेंज हो जाएगा। एंड एस्ट्रोनॉट जो होता है ना, वाइल रिसीविंग ए सर्कुलर ऑर्बिट, एस्ट्रोनॉट while revolving in a circular orbit happens to throw a spoon outside, what will happen to the spoon। देखिए क्या हो रहा है, एक एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, वो while revolving in a circular orbit में अगर वो चक्कर लगा रहा है और एक बाहर की तरफ चम्मच जो है ना फेंक देता है, तो क्या होगा, जो चम्मच होगा वो विल कंटिन्यू टू मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट, वो भी उस सर्कुलर ऑर्बिट में ही मूव करने लगेगा। एक बॉय है is whirling a stone tied to a string in a horizontal circular path, if the string breaks then the stone is। जैसे देखे होंगे बचपन में हम लोग धागा में रस्सी बांध करके ऐसे ऐसे घुमाते थे चारों तरफ जो है, सपोज दैट ये आपका ये हो गया, धागा में रस्सी बांध लिए, ये आपका रस्सी हो गया, उसमें ढेला बांध के हम लोग इसको पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाते थे, ठीक है। तो वहाँ पे जो है स्ट्रिंग ब्रेक करेगा तो स्टोन किधर की तरफ जाएगा, विल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ, ऐसे मूव करेगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज एफ। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में है वो एफ है, अगर मास दोनों ऑब्जेक्ट का हाफ कर देते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको पता है कि एफ इक्वल्स टू क्या होता है, Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है। अगर इस मास को अगर आप हाफ कर देते हैं, मतलब Gm/2 इंटू Gm/2 इंटू आर स्क्वायर, तो m स्क्वायर बाई ये 4 हो जाएगा, तो 1/4 ऑफ द ओरिजिनल फोर्स का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी इज मैक्सिमम। जो एस्केप वेलोसिटी होता है ना, ये जो हम शुरू में भी देख रहे थे, वो मैक्सिमम होता है सन पे 6 किलोमीटर पर सेकंड होता है, और while the moon has the least value of escape velocity 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। एक का 6 किलोमीटर पर सेकंड सन का, और मून का हो जाएगा 2.4 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, एक और चैप्टर पढ़ देते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। इसमें इतना ही है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस में इतना ही है। इफ ए प्रेशर ऑफ सोप बबल लेस देन और मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। देखिए प्रेशर होता है सोप बबल में अंदर के तरफ, वो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है कम होता है, तो ज़्यादा होता है। प्रेशर ऑफ ए सोप बबल जो होगा वो मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है। ऑन विच प्रिंसिपल डज द ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क्स। तो ऑटोमेटिक जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है ना, ये पास्कल्स लॉ के प्रिंसिपल पे आधारित है। पास्कल्स लॉ क्या बोलता है, किसी भी स्टैटिक फ्लूइड में, जहाँ पे फ्लूइड स्थिर होगा उसके किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ जो प्रेशर होता है वो सेम होता है इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। तो इसी पे बोल रहा है कि जो ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक जैक होता है ना, वो आपका पास्कल्स लॉ के प्रिंसिपल पे काम करता है। देखिए इन विंटर व्हेन द टॉप सरफेस ऑफ द लेक टर्न्स इनटू आइस इन स्नोई एरिया, द एक्वाटिक एनिमल्स लिविंग इनसाइड इट सर्वाइव बिकॉज द डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाईएस्ट एट 4 डिग्री सेल्सियस, दस द वाटर विद इन द लेक डज नॉट फ्रीज, ठीक है। क्या हो जा रहा है कि जाड़ा के दिन में क्या होता है, लेक का जो झील होता है ना, उसका टॉप सरफेस जो होता है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है इन स्नोई एरिया में, और जो वहाँ पे एक्वाटिक एनिमल्स होता है जो कि इसके अंदर की तरफ जीवित है, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाईएस्ट एट 4 डिग्री सेल्सियस, दस द वाटर विद इन द लेक डज नॉट फ्रीज, ठीक है, इसलिए वो अंदर की तरफ नहीं होता है। हाउ डज ए शिप रिएक्ट व्हेन इट इंटर्स द सी फ्रॉम ए रिवर, ठीक है। जैसे कोई शिप है ना, जहाज, वो अगर नदी से समुद्र के तरफ जाता है, ठीक है, रिवर से समुद्र की तरफ जाता है, तो इट राइजेस अप इन द एरिया,
ये राइज कर देता है, ठीक है, ये राइज कर देता है, थोड़ा सा उठ जाएगा, आप देखे होंगे। जैसे ही शिप जो है ना ये समुद्र से ये हाउ डज अ शिप रिएक्ट व्हेन इट एंटर्स द सी फ्रॉम अ रिवर, रिवर से अगर समुद्र की तरफ जाता है तो इस तरह का सिचुएशन होता है। व्हेन द एयर बबल rises from bottom of a lake to the upper surface, what will be the effect? जब एयर बबल राइज किया बॉटम ऑफ ए लेक टू द अपर सरफेस तो इट विल इंक्रीज इन साइज, ठीक है, इट विल इंक्रीज इन साइज हो जाएगा, ठीक है इसका आंसर। What will be the effect of density if we change the volume? The density of the object will remain unchanged. Why does the ink starts coming out of the pen while traveling by the plane? क्या होता है कि जो इंक होता है ना पेन का, अगर आप प्लेन से ट्रेवल करिएगा तो बाहर निकल जाता है, ये डिक्रीज इन ड्यू टू डिक्रीज इन द एयर प्रेशर। वाई इज इज इजियर टू स्विम इन द सी इन ए रिवर? द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज ग्रेटर देन द रिवर वाटर, इसीलिए, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज ग्रेटर देन द रिवर वाटर। व्हाइल फ्लोटिंग इन द सी, while floating in the sea, the body of ice is raised by 1/4 of the surface of the water. That's why there is no change in the water level when the ice melts. What causes surface tension? तो cohesive force between molecules। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। सरफेस टेंशन किसके वजह से होता है? तो कोहेसिव फोर्स बिटवीन मोलिकुल्स, ठीक है। विच सीजनल कंडीशन इज इंडिकेटेड व्हेन देयर इज ए सडन ड्रॉप इन द बैरोमीटर स्केल, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, कौन सा सीजनल कंडीशन इंडिकेट करता है कि सडन ड्रॉप हो जा रहा है बैरोमीटर स्केल में? तो स्टॉर्मी वेदर, ठीक है, जहाँ जब पानी बारिश का टाइम होता है ना, बारिश का मौसम, उस समय का सीजन जो है इंडिकेट करेगा कि बैरोमीटर स्केल में ड्रॉप हुआ है। वाई डज ऑयल स्प्रेड्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब ये बोल रहा है कि जो तेल होता है ना ये पानी के ऊपर तैरता है, क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल जो होता है लेस होता है वाटर से, इसके वजह से होता है। वाई आर द रेन ड्रॉप सर्कुलर, जो वर्षा का बूंद होता है वो सर्कुलर क्यों होता है? ड्यू टू द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर की वजह से होता है। व्हाट इज फेल्ट व्हेन पुल द बकेट फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम द वेल, ठीक है, मतलब क्या होगा जब हम लोग पानी से भरा हुआ कोई बाल्टी है उसको खींच रहे हैं कुआं से, तो क्या होगा आपको? क्या मान लीजिए आप कुआं से कोई बाल्टी खींच रहे हैं तो आपको भारी ही महसूस होगा, तो बकेट हैज बिकम हैवी कमिंग above the surface of water. What causes clouds to float in the atmosphere? The density of cloud is less than the density of air. इसलिए जो बादल होता है ना एटमॉस्फेयर में वो आपको तैरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उस क्लाउड का जो डेंसिटी होता है वो लेस होता है एयर से, इसी की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब एक चीज समझिए यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ आयरन is greater than the relative density of water removed by it and less than the density of mercury, due to which the iron nails floats in the mercury। होता क्या है, आयरन का डेंसिटी ज़्यादा होता है देन द रिलेटिव डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर आप मरकरी के में अगर आयरन का जो कील होता है ना उसको अगर रखोगे तो तैरेगा ऊपर में, क्योंकि मरकरी का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 13,600 होता है kg/मीटर क्यूब। What is the reason for increasing water from the roots of plant to deciduous? होता क्या है, जैसे आपका ये पेड़ है ना, पेड़ के मिट्टी में है तो यहाँ से पानी जो है रिस रिस के ऊपर की तरफ आता है, मतलब ये इंक्रीज हो गया रूट से। तो व्हाट इज द रीजन फॉर इंक्रीजिंग वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट टू द डिसिडियस? कैपिलरिटी हो जाएगा। व्हाट इज द रीजन फॉर माउंटिंग द केरोसिन ऑयल इन द स्टोव? क्या होता है, स्टोव आप देखे ना, पहले गैस वगैरह नहीं था तो स्टोव पे बहुत खाना बनता था, तो क्या उसमें केरोसिन जो है वो ऊपर की तरफ आता है, ये किसके वजह से आता है? क्वालिटी ऑफ कैपिलरिटी की वजह से। विच सब्सटेंस हैज हाईएस्ट इलास्टिसिटी अमंग द नोन सो फार? तो क्वार्टज का सबसे ज्यादा इलास्टिक होता है, आप मत भूलेगा ये वाला, क्वार्टज का सबसे ज्यादा हाई इलास्टिसिटी होता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर आफ्टर एडिंग डिटर्जेंट? सपोज दैट अगर आप डिटर्जेंट पानी में डाल देते हैं तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? डिसिपिएट हो जाएगा, उससे सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? डिसिपिएट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑन विच प्रिंसिपल डज द फाउंटेन पेन वर्क? तो ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैपिलरिटी, उस पे फाउंटेन पेन वर्क करता है, क्योंकि फाउंटेन पेन से लिखेंगे ना तो उसका जो अंदर का स्याही होता है वो नीब पे चला जाता है, ठीक है, कैपिलरिटी की वजह से होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल? तो 1.013 × 10⁵ पास्कल होता है।
value of atmospheric pressure at the sea level. At what temperature relative density of water is the highest? 4 डिग्री सेल्सियस पर relative density highest होता है. Why does the water settles automatically? वाटर जो होता है ना वो ऑटोमेटिकली सेटल कर जाएगा आफ्टर समटाइम्स आफ्टर लिविंग द बकेट फुल ऑफ वाटर टू सेक. ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि जैसे कि कोई कंटेनर है, ठीक है, अब कंटेनर में हो क्या रहा है, कंटेनर में से पानी जैसे ही हम भरे इसमें ऑटोमेटिकली भरा, लेकिन कुछ समय के बाद क्या करेगा, आफ्टर लिविंग द बकेट फुल ऑफ वाटर टू सेक, ठीक है, पूरा पानी को हिलाना पड़ेगा, तो ये विस्कोसिटी की वजह से होता है. विच प्रिंसिपल कैन बी यूज टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ मेटल? मेटल का प्योरिटी हम किससे मेजर करते हैं, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से. ये भी आप बोलिएगा मत. व्हाट काउजेज द हेयर ऑफ द शेविंग ब्रश टू स्टिक टुगेदर व्हेन रिमूव फ्रॉम द वाटर? ठीक है, जो ब्रश का कंघी होता है ना उसमें जाके चिपक जाता है. हेयर ऑफ शेविंग ब्रश टू स्टिक टुगेदर व्हेन रिमूव फ्रॉम द वाटर, तो ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है. व्हाई इज स्टील मोर इलास्टिक देन रबर? तो स्टील रिक्वायर्स मोर डिफॉर्मिंग फोर्स, इसीलिए जो है स्टील जो है ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स रिक्वायर रहेगा, इसलिए स्टील जो ज़्यादा इलास्टिक होता है रबर से. व्हेन द स्टॉर्म कम्स टाई इन अ रूफ दैट fly away from the air pressure above them is less than the pressure below them. What is the force called the that is applied perpendicular to the surface of object? Thrust force होता है perpendicular to the surface object. Which coolant is commonly used in refrigerator? रेफ्रिजरेटर जो घर में आप फ्रिज वगैरह यूज करते हैं ना, तो उसमें कौन सा कूलेंट यूज करते हैं? फ्रून यूज करते हैं, FROON, फ्रून यूज करते हैं. विच मेटल रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? तो मरकरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ड्यू टू द विस्कोसिटी ऑफ वाटर, विस्कोसिटी ऑफ वाटर के वजह से बीइंग हायर देन द एयर, ड्यू टू द विस्कोसिटी ऑफ वाटर बीइंग हायर देन द एयर, इट इज इजियर टू मूव इन द एयर देन वाटर. इट इज इजियर टू मूव इन द एयर देन वाटर. ठीक है, तो ये हो जाएगा. तो यहाँ पे इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं. ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग वेव मोशन के बारे में देखेंगे. नेक्स्ट चैप्टर हम लोग किसमें देखेंगे? वेव मोशन के बारे में देखेंगे. अब इस वीडियो को यहीं तक रहना. वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक करिए. इसका 2 पार्ट और हो चुका है, ये तीसरा पार्ट है. ठीक है, ये अभी हम तीसरा पार्ट कराने वाले हैं. वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें ताकि हम और ज़्यादा ये आप लोग के लिए कंटेंट ला के देते रहें. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव ए नाइस डे.